Hmm. सेकंड 12 यार। ठीक है। चलिए, गुड इवनिंग दोस्तों। मैं अखिलेश आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म एल्बन क्लासेस में दोस्तों। और जैसा कि आप सभी लोग इस बात से अवगत होंगे, एक 9 बजे भी क्लास जीएस के रिगार्डिंग चलती है और वो उसमें आप सभी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जो भी हम्म, लोग असिस्टेंट प्रोफेसर का दे रहे हैं, वो 30 क्वेश्चन जो जीएस का आता है उसके रिगार्डिंग आप चाहें तो वो क्लास अटेंड कर सकते हैं। जो लोग दे रहे हैं, जीडीसी का दे रहे हैं या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का दे रहे हैं, तो सभी लोगों से अनुरोध है वो लोग 9 बजे की क्लास में भी आ सकते हैं। इसके अलावा जो कल हमारी क्लास थी, इतिहास के रिगार्डिंग, मैंने वहाँ पे 100 क्वेश्चन कवर किए थे, जहाँ पे धार्मिक आंदोलनों की चर्चा हुई थी। आज का जो लेक्चर होने वाला है, ये प्रैक्टिस सेट हमारा 12 है, जिसमें हम सभी इतिहास के सारे पोर्शंस को कवर करेंगे, यानी कि एंशिएंट, मिडीवल और मॉडर्न, तीनों पोर्शन को हम कवर करेंगे। लगभग 50 क्वेश्चनों का एक बंडल आपके सामने होगा, एक समूह आपके सामने होगा। उम्मीद करता हूँ जो क्वेश्चन होंगे वो अच्छे क्वेश्चन होंगे, आपको अच्छे लगेंगे और आपको उसमें आनंदित होने का अ, अवसर भी प्राप्त होगा। आप मतलब एग्जामिनेशन पर्पज़ से वो बहुत अच्छे होने वाले हैं क्वेश्चन। अगर अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड उसको बोला जाए, एग्जामिनेशन पर्पज़ से वो किसी भी एग्जामिनेशन पर्पज़, दैट मीन्स आप यूजीसी नेट का दे रहे हैं, टीजीटी पीजीटी का दे रहे हैं या जीडीसी का दे रहे हैं या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का जो अभी अप्रैल में डेट आया हुआ है उसका दे रहे हैं। तो सारे प्रकार के, मतलब जो अभी बताएं, सारे प्रकार के जो पेपर्स हैं उसमें वो आपके लिए काफ़ी हेल्प करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ इस सेशन में आप लोग बने रहेंगे। जिस प्रकार से कल व्यक्ति लोग आए थे, कल बच्चे काफ़ी भाई बंधु लोग आए थे, उन सभी लोगों से भी है, अगर वो मुझे देख रहे हैं तो जल्दी से जल्दी जुड़ने का प्रयास करेंगे तो हम क्लास को बहुत जल्दी शुरू कर पाएंगे। 50 क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ जल्दी से जल्दी हम लोग उसको खत्म करने करने का प्रयास करेंगे। जहाँ पे आवश्यक होगा हम उसको थोड़ा सा व्याख्या भी करने का प्रयास करेंगे। हालांकि हालांकि मुझे लगता है कि आप लोगों को उसकी आवश्यकता बहुत अधिक नहीं रहती है, लेकिन जहाँ आवश्यक होगा हम लोग उसको थोड़ा सा एलोट करने का भी प्रयास करेंगे। अदरवाइज हम लोग उसको एक बेहतर प्रैक्टिस सेट के तौर पे देखेंगे। उम्मीद करता हूँ, जैसा कि मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करता रहता हूँ कि ये हर इस जो 50 क्वेश्चन है, इस सेक्शन में कम से कम 12 से 15 क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल न्यू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो अभी भी किसी भी एग्ज़ाम में नहीं पूछे गए हैं। और आपके जो पर्पस होंगे, आपके जो जिस पर्पस से आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, उसको पूर्ण करते हुए वो ज़रूर नज़र आएँगे। तो चलिए दोस्तों, आगे की बात करते हैं। आगे की बात बस इतनी है, किसी भी प्रकार की अगर आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए एएसओ के रिगार्डिंग या दूसरी किसी चीज़ के रिगार्डिंग, तो आप सामने वाले दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल हमारा इस पे है, टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ जाइएगा। और टेलीग्राम चैनल पे जुड़ने के बाद आपको वहाँ भी आप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे भी हम लोग मौजूद हैं। यूट्यूब पे तो आप लोगों का सहयोग मिल ही रहा है। और अगर लेक्चर आप लोगों को पसंद आए तो आप लोगों से अनुरोध है, प्लीज़ लेक्चर को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक लेक्चर सेशन ये पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, आज की बात तो हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। अगला जो बात है, टेलीग्राम चैनल देख ही रहे हैं आप लोग, ठीक? तो क्वेश्चन हम लोग फटाफट क्वेश्चन ले लेते हैं क्योंकि समय बहुत हो जाता है, ठीक। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जो पहला क्वेश्चन है, और यहाँ से क्वेश्चन जो अशोक के द्वारा जो शिलालेख खुदवाए गए थे, उनके उस पोर्शन से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। वो उम्मीद करता हूँ ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको अ, आनंद आएगा, ठीक। तो बात करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की। सूची एक अशोक के शिलालेख हैं और उनके जो टॉपिक्स हैं, उनके जो सब्जेक्ट्स हैं, उनकी चर्चा की गई है। तो पहला है शिलालेख सेकंड, शिलालेख फोर्थ, शिलालेख एट्थ और शिलालेख नाइन्थ।
किस और सामने उसके जो टॉपिक्स दिए हुए हैं उसकी चर्चा की गई है। तो हम लोग देख लेते हैं जो शिलालेख 2 क्या कहता है। ठीक है, शिलालेख जो 2 बात करता है वो पुरुषों एवं पशुओं के कल्याण हेतु किए गए उसके कुछ कार्यों की चर्चा करता है। ठीक। और शिलालेख 5 क्या कहता है। ये धर्म महापात्रों की संस्था की व्याख्या करता है। धर्म महापात्रों की नियुक्ति उक्ति की भी चर्चा करता है, उनकी संस्था के रूप में किस प्रकार से उनको काम वाम करना है उसकी भी चर्चा करता है। और फिर शिलालेख 8 है, धर्म यात्रा की पद्धति का आरंभ किया था इन्होंने। इसमें धर्म यात्रा की पद्धति का आरंभ करने के दौरान आप लोग जानते होंगे कि ये 20वें वर्ष लुम्बिनी गए थे, 10वें वर्ष बोध गया गए थे। तो बहुत सारे इन्होंने अभिनव अभिनव स्वागत है आपका। जो बौद्धिज्म से जुड़े हुए जो स्थल थे वहाँ की इन्होंने यात्रा की थी। बाकी बच जाता है डी का 1। ठीक। तो देख लेते हैं। ए का 4 है, बी का 3 है, सी का 2, डी का 1। ये 4 3 डी ये रहा। ठीक है। तो एक का आंसर होगा बी। ठीक है। आगे है स्वतंत्र पूर्व भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हो सकता है आज के लेक्चर में कुछ थोड़ी सी खामियां देखने को मिल जाए उसमें लिखने में, क्योंकि लेक्चर थोड़ा सा लेट आया तो उसमें सुधार नहीं किया जा पाया है। तो मैं यहीं पर सुधार कर दूंगा, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। स्वतंत्रता पूर्व भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। सिविल प्रक्रिया संहिता, ठीक है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 8060 में लागू हुआ क्या है, यहीं पर हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है। आपराधिक प्रक्रिया संहिता का 8062 में लागू किया गया था। ठीक है। तो सिविल प्रक्रिया संहिता 1859 में लागू की गई थी। कब का लागू गई थी? 1859 में। ठीक है। कब लागू की गई थी? 1859 में। ठीक। और आपराधिक प्रक्रिया संहिता कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट लागू किया गया था ना 1861 में। ठीक है। 1861 में, यानी कि दोनों ही सही नहीं है, ना तो एक ना तो दो। ठीक। तो इसका आंसर होगा डी। अगला है हमारे पास थर्ड। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। पहला क्या है? लॉर्ड वेलेजली ने ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया था और दस्तक को अंतिम रूप से समाप्त कर दिया था। ठीक। सेकंड क्या? लॉर्ड वेलेजली ने सदर निजामत अदालत का मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरण किया और इसे गवर्नर जनरल तथा उसके काउंसिल के अधीन कर दिया था। तो यहाँ पे ठीक है, काम दोनों अच्छे हैं। ठीक है, काम दोनों अच्छे हैं, बस नाम दोनों के अलग है। ठीक। मतलब दोनों के मतलब थोड़ा जो नाम अलग कर दिए गए हैं। ठीक है। ये काम करने का कार्य किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड वेलेजली ने नहीं, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ये कार्य किया था। कर्मचारी के निजी व्यापार पर रोक लगा दी थी और दस्तक को अंतिम रूप से समाप्त कर दिया था। और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही जो निजामत अदालत थी उसको मुर्शिदाबाद से वो कोलकाता लेके गए थे। तो यानी ये इसकी जगह, दोनों की जगह कौन होगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, कॉर्नवालिस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे लॉर्ड वेलेजली है तो दोनों ही सही नहीं होंगे। ठीक। आंसर होगा डी। तीसरा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित हमें कथनों पर विचार करना। चंपत राय ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया। वीर सिंह बुंदेला ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया। देखिए यहाँ भी अगर आप देखें, जो चंपत राय जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह नहीं किया। जब चंपत राय का जो विद्रोह हुआ था, जो बुंदेला सरदार थे जो चंपत राय, ठीक है, उन्होंने जब विद्रोह किया था तो उस समय जो शासन था शाहजहां का शासनकाल था। ठीक है, उस समय शाहजहां का शासनकाल था। उसके बाद वीर सिंह बुंदेला जहांगीर के मित्र थे। ठीक है, जहांगीर के मित्र थे और इन्होंने ही, वीर सिंह बुंदेला ने ही अबुल फजल की 1602 में हत्या कर दी थी। ठीक है। तो तीसरे का जो आंसर होने वाला है वो दोनों ही गलत है। थर्ड, फोर्थ का बी, थर्ड का डी। ओके। अच्छा ये, अच्छा हाँ ये चौथा है। ठीक है, चौथे का बी, चौथे का डी है। ठीक है, अभिनव चौथे का डी है। चंपत राय शाहजहां और वीर सिंह बुंदेला जहांगीर। और औरंगजेब के समय में जो बुंदेला सरदार थे वो छत्रसाल थे, उन्होंने विद्रोह किया था। मुगल काल में गिलकर कौन थे? खेत जोतने वाले, कपास और रेशम के बुनकर, और चूना मजदूर और हलवाई। ठीक है, ये कौन थे? ये कौन थे? चूना मजदूर। ठीक है, मुगल काल में चूना मजदूर को क्या बोला जाता था? गिलकर। पांचवा है समाचार पत्र है। आधुनिक भारत में जो समाचार प्रकाशित होते थे उनके बारे में चर्चा की गई है। इंडियन मिरर, स्वदेश मित्रम, सुधारक। ठीक है, इसमें से कौन से सुमेलित हैं? ठीक, ये कहा गया सही सुमेलित हैं। ठीक है, जो इन
ये सही सुमेलित नहीं है। जैसे इंडियन मिरर का किसने संपादन किया था? केशव चंद्र सेन ने इंडियन मिरर का संपादन किया था। और स्वदेश मित्रम का जी सुब्रमण्यम अय्यर और सुधारक जी के गोखले। यानी कि ये दोनों ठीक है, ऊपर वाला गलत है, यानी कि आंसर होगा 2-3। जी सुब्रमण्यम अय्यर ने इसके अलावा द हिंदू का भी संपादन किया था, द हिंदू और स्वदेश मित्रम। ठीक, छठे नंबर पे देखते हैं कौन सा सही है। ठीक, जो अंग्रेजों ने जो कुछ कोठियां जो किले बनाए गए थे उसके बारे में देखिए। विलियम फोर्ट विलियम तो आप सभी लोग जानते होंगे, बंगाल में चार्ल्स आयर इसके अध्यक्ष, पहले जो अध्यक्ष नियुक्त किए थे। फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास। ठीक, और पोर्ट लुई पदुचेरी फ्रांसीसियों द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, और फोर्ट सेंट डेविड कड्डलोर। यानी कि डी का एक देख लेते हैं। अरे ये तो सभी मिल रहे हैं। डी का एक, ए का दो, ए का दो और डी का एक, यानी कि ये होगा। और बी का 3, सी का 4। ठीक, सातवां है हमारा। सातवां क्या कहता है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक, अ, अवध अवध के जो नवाब थे शुजाउद्दौला के अधीन अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की थी। अवध के जो नवाब थे शुजाउद्दौला, उन्होंने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार किया था। हैदराबाद के निजाम ने लॉर्ड वेलीजली के काल में अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की थी। ये बिल्कुल ठीक है। हैदराबाद के निजाम ने लॉर्ड वेलीजली के शासन काल में सहायक संधि स्वीकार की थी और पहला राज्य था जो लॉर्ड वेलीजली की सहायक संधि को स्वीकार किया था। इसके अलावा अवध के सुजाउद्दौला, ठीक है, जब इन्होंने अवध के सुजाउद्दौला ने जब सहायक संधि स्वीकार कर रही थी, अवध ने जब सहायक संधि स्वीकार की थी, तो उस समय जो सहायक संधि स्वीकार करने वाले जो अवध के नवाब थे वो सादत अली खां थे। कौन थे? सादत अली खां थे। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, सादत अली खां थे। तो पहला ठीक नहीं है, दूसरा ठीक है, यानी कि केवल दो होगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल से नाम पट्टी का अभिलेख? नाम पट्टी का अभिलेख यानी कि जो नोटिस बोर्ड मिला है। क्या मिला है? एक नोटिस बोर्ड मिला है जिसमें 10 अक्षर या 10 जो उनकी जो लिपि थी, उनकी लिपि में 10 अक्षर कह सकते हैं अंकित किए गए हैं। ये कहाँ पे मिला है? राखीगढ़ी, धोलावीरा, कालीबंगा और अमरी। ये मिला है धौलावीरा में। कहाँ मिला है? धौलावीरा में। 9 है, प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? जो मेहरगढ़ है जहाँ पे भैंसे का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है, एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर का साक्ष्य मिलता है। हालांकि एग्रीकल्चर का जो प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है वो संत कबीर नगर के लहुरदेवा नामक स्थान में देखने को मिलता है। तो उत्पादक स्थल मेहरगढ़ कहाँ अवस्थित है? ये अवस्थित है पश्चिमी बलूचिस्तान में। ठीक है, कहाँ अवस्थित है? पश्चिमी बलूचिस्तान यानी कि पाकिस्तान में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, 10वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पंचरात्र पद्धति निम्न में से किस एक संप्रदाय मत से संबंधित है? पंचरात्र पद्धति निम्न में लिखित में से किस एक संप्रदाय और मत से संबंधित है? बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा, बौद्ध धर्म की महायान शाखा, बौद्ध और निर्णायक मत और वैष्णव मत। किस पंचरात्र संबंधित है? ये संबंधित है वैष्णव मत से। पंचरात्र संबंधित है वैष्णव मत से। यहाँ पे विष्णु से संबंधित यानी कि नारायण की पूजा की जाती थी। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में परिप्लव आख्यान का है। परिप्लव आख्यान क्या है? ग्रामीण वरिष्ठों द्वारा न्यायिक सभाओं में दिया गया अधिमत, वैवाहिक समारोह में पुजारी द्वारा किया गया स्वसर पाठ, राजा द्वारा अपनी प्रजा के प्रति किए जाने वाले आचरण के लिए निर्धारित व्यवस्था तथा विनिमय, और लास्ट है बलियों के संदर्भ में किए जाने वाले आख्यान कथाओं के स्वसर पाठ। ठीक, तो इसमें से कौन सा सबसे अधिक परिप्लव आख्यान है? तो यह है इसका डी, 11 का डी, परिप्लव आख्यान है। बलियों के संदर्भ में किए जाने वाले आख्यान कथाओं के स्वस्वर पाठ। 12 क्या कहता है? गुप्तोत्तर कालीन भारत में किस ग्रंथ में उसका प्रकार के संग्रहों में धान्य संग्रह को सर्वश्रेष्ठ माना गया है? ठीक, यह अनेक प्रकार के संग्रहों में धान्य धान्य संग्रह। ठीक है, ये आधा ना है, धान्य संग्रह को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ठीक है, बिट्टू गुड इवनिंग सर। बिट्टू गुड इवनिंग। ठीक है, किस प्रकार के अनेक प्रकार के जो संग्रह थे उसमें से किस जो धान्य संग्रह है उसको सर्वश्रेष्ठ माना गया है? ठीक, ये है। अब चलो, इसमें काफी कुछ गलत लिख दिया उसने। ये नीति वाक्यमृत।
और ये अभिधान रत्नमाला है, ठीक है, इसको देख लेते हैं। अभिधान रत्नमाला, ठीक। और ये मिताक्षरा, इसमें से किसमें ये बात कही है, ठीक। 12 का आंसर किसमें ये बात कही गई है, देख लेते हैं इसको। नीति वाक्यामृत, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो गुप्तोत्तरकालीन भारत में जिस ग्रंथ में अनेक प्रकार के जो संग्रह थे उसमें धान्य संग्रह को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, तो ये दोस्तों आंसर होगा नीति वाक्यामृत। नीति वाक्यामृत में धान्य संग्रह यानी खाद्यान्न संग्रह को सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। कहीं क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आया है, एग्जाम पर्पज से एक डिफरेंशियल पिक के रूप में ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। नीति वाक्यामृत सबसे सर्वश्रेष्ठ संग्रहण माना गया है। तेरा क्या कहता है, देश के विभिन्न भागों से आने वाले घोड़ों का क्रय विक्रय करने वालों की एक गोष्ठी का उल्लेख किसमें किया गया है, ठीक है। जो विभिन्न क्षेत्रों से घोड़ों का व्यापार होता था, तो उसका 12 का है, हाँ बिल्कुल ठीक है। किसका कहाँ उल्लेख किया गया, इंदौर अभिलेख, मंदसौर अभिलेख, मानकुबर अभिलेख और पेहोवा अभिलेख, कहाँ पे उसका उल्लेख किया गया है। तो हम लोग देखते हैं जो उसका उल्लेख किया गया है किसमें दोस्तों, पेहोवा उल्लेख में किया गया है, जहाँ घोड़ों का क्रय विक्रय की एक गोष्ठी हुई थी या मार्केट टाइप का कह सकते हैं, ठीक। 14 है भगवान गोमतेश्वर बाहुबली की मूर्ति के विषय में क्या सत्य नहीं है। देखिए गोमतेश्वर की मूर्ति के बारे में हमने चर्चा की थी कुछ शायद लास्ट लेक्चर में ही हमने चर्चा की थी, तो उसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्या सही नहीं है, इसका निर्माण गंग राजा राजमल्ल चतुर्थ के मंत्री चामुंड राय द्वारा कराया गया था, ठीक। एक शिला ग्रेनाइट से निर्मित मूर्ति की ऊंचाई 57 से 58 फुट है, ठीक। ये चट्टान है दोस्तों, चट्टान, ठीक है। एक मतलब एक ही चट्टान से बना है, जो ग्रेनाइट की एक ही चट्टान है, उसी चट्टान से ये गोमतेश्वर की मूर्ति बनाई गई। गोमतेश्वर मतलब बाहुबली, कल मैंने बताया था गोमतेश्वर और बाहुबली और भरत नाम के दो पुत्र थे, किसके थे, ऋषभनाथ के पुत्र थे, यानी कि आदिनाथ के पुत्र थे, ठीक। यह विंध्यगिरी पहाड़ी पर स्थित है। और लास्ट है, प्रत्येक 10 वर्ष पश्चात महाभिषेक समारोह आयोजित किया जाता है, ठीक है। इसमें से कौन सा गलत है, ठीक है दोस्तों, इसमें से ये गलत है, प्रत्येक 10 वर्ष नहीं, प्रत्येक 12 वर्ष में किया जाता है, प्रत्येक 12 वर्ष में एक माह, 14 का डी, ठीक है, हाँ 12 वर्ष में, प्रत्येक 12 वर्ष में, बिल्कुल ठीक है। 15 क्या कहता है, सम्राट अशोक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सम्राट अशोक के संबंध में, अशोक का पुराणों में अंकित पूरा नाम अशोक वर्धन मिलता है, परंतु अपने अभिलेखों में उसने अपने व्यक्तित्व का नाम का प्रयोग नहीं किया है, ठीक। सेकंड क्या कहता है, भारत में उपलब्ध एकमात्र पुरालेखी दस्तावेज जिसमें अशोक के नाम का उल्लेख देखने को मिलता है, पश्चिमी क्षत्रप रुद्र दमन का अभिलेख है। अगर देखिए इनकी समीक्षा की जाए लेट हो गए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। गीता जी आपका स्वागत है, ठीक। आप सभी लोगों का स्वागत है, बिट्टू गोयल और अभिनव, अभिनव तो हमेशा आते रहते हैं, गीता जी भी आती रहती हैं, बिट्टू जी भी अक्सर आते रहते हैं, और उनका जैसे विचार था कि सर हम भले ही ना आए लेकिन देख लेते हैं, तो आप सभी लोगों का शुक्रिया सबसे पहली बात, ठीक। तो अगर हम दोनों की गणना करें तो एक चीज देखिए, अशोक का पुराणों में पूरा नाम अशोक वर्धन मिलता है, ये बिल्कुल ठीक है, परंतु परंतु अपने अभिलेखों में उसने व्यक्तित्व का नाम नहीं बताया, मतलब अपना पर्सनल नाम नहीं दिया, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। उन्होंने अपना पर्सनल नाम देखिए मास्की गुर्जरा और उद्गोलम निट्टूर में जैसी जगह पे उसने अपना पर्सनल नाम नाम मतलब अशोक बताया है, तो ये पहला सेंटेंस गलत हो जाता है, ठीक है। सेकंड में है एकमात्र पुरालेखी दस्तावेज, ये भी गलत हो जाता है, मैंने इतने सारे नाम बता दिए हैं, तो इसका जवाब होगा 15 का डी। 16 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महाकाव्य महाभारत में हरिवंश नाम परिशिष्ट है, ठीक है, हरिवंश नाम का एक परिशिष्ट है। और मार्कंडेय पुराण प्राचीन पुराणों में से एक है तथा वैदिक देवताओं जैसे इंद्र अग्नि तथा सूर्य आदि का वर्णन उसमें देखने को मिलता है, तो ये इसका जो जवाब है इसका दोनों सही होगा, ठीक है। मार्कंड पुराण जो प्राचीन पुराणों में सबसे जो जैसे कि सबसे प्राचीन पुराण है, जैसे मत्स्य पुराण की गणना की जाती है, मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराणों में उसकी गणना की जाती है। और चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है, फिर से कथन हो गए, कथनों पर विचार करना है। तो इल्तुतमिश ने सिजदा दंडवत दंडवत जो प्रणाम होता है पटाख से लेट गए, चापलूसी भरा, जिसको हम लोग बोलते हैं, अगर आज की तारीख में बोल दिया जाए चापलूसी भरा दंडवत,
दंडवत प्रणाम क्या होता है कि अगर देखा जाए पूर्ण रूप से अगर उसको एक व्याख्या की जाए, दैट मीन्स होता है पूर्ण रूप से समर्पित हो जाना, ठीक है? फिर वो चाहे किसी की भक्ति में हो या किसी की चापलूसी में हो। मतलब समर्पण की आवश्यकता है, पूर्ण समर्पण, ठीक? तो सिजदा पैबोस की सम्राट को चूमना की प्रथा राजा के प्रति सामान्य अभिवादन दर्शाने के रूप में प्रारंभ की गई थी, ठीक? 18 18 का डी, 18 का डी। ठीक है, बलवन, हाँ बिल्कुल ठीक है, 18 का डी बिल्कुल ठीक है। बलवन ने चांदी का टका तथा तांबे का जीतल, ये दोनों बस हैं, दोनों सही, बस नाम उल्टे हो गए। इल्तुतमिश नीचे होना चाहिए था, बलवन ऊपर होना चाहिए था। आप दोनों के आंसर सही हैं, सभी के आंसर ठीक ठीक है, बढ़िया है। 19 से शेर शाह के राज्यकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मार्गों पर सुरक्षित सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यात्रियों तथा सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए उसने राजमार्गों पर नियत अंतराल पर सरायों का निर्माण कराया था, बिल्कुल ठीक है। पूर्ववर्ती काल के मिलावटी धातुओं के खोटे सिक्कों के स्थान पर उसने चांदी तथा तांबे का मानक सिक्कों का प्रचलन करवाया था, ये भी बिल्कुल ठीक है, यानी कि आंसर होगा डी सी। एक और दो दोनों ठीक है। 20 क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस स्थान के शासक ने अफजल खां के अंतर्गत 1659 में शिवाजी के विरुद्ध एक विशाल सेना भेजी थी? किस शासक ने भेजी थी? बीदर, बीजापुर, गोलकुंडा और खानदेश, किस शासक ने भेजी थी दोस्तों? ये शासक थे हमारे बीजापुर के, ठीक। 21 क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। और 19 का सी, हाँ ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जवाब दोस्त देते रहिए, बिट्टू बिल्कुल बिट्टू गोयल बिल्कुल उसमें बने रहिए, जवाब देते रहिए, बाकी हम लोग तो हैं ही। आप सभी लोग लगातार बने रहिए ना, जैसे थोड़ा सा लगातार बने रहेंगे और आंसर जवाब देते रहेंगे, तो कमेंट बॉक्स में जो हमारे अभिनव है बोर नहीं होंगे, कम से कम एक बार इनका था कि सर हम बोर हो गए, कोई और नहीं है, ठीक। तो एक दूसरे को मदद भी कीजिए कि बोर ना हो पाए, इंगेज रखिए। वैसे भी थोड़े बहुत कम ही लोग आते हैं, बहुत अधिक लोग नहीं हैं। बाजीराव प्रथम ने दिल्ली के सम्राट की ओर से सैयद बंधुओं से स्वराज का फरमान प्राप्त किया था, दोस्तों ये गलत है, ये बाजीराव प्रथम ने नहीं किया था, ये बालाजी विश्वनाथ ने किया था। बालाजी विश्वनाथ ने शक्ति प्रदर्शन किया था सैयद बंधुओं के, उनको फर्रुखा सियार को हटाने के लिए, तो इन्होंने वहाँ पे एक मार्च किया था, शायद अपने कुछ 5000 घुड़सवारों के साथ या 500 घुड़सवारों के साथ। एग्जैक्ट मुझे घुड़सवारों की संख्या याद नहीं है। तो शक्ति प्रदर्शन किया था, तो ये गलत है, ठीक है। बालाजी प्रथम की जगह बालाजी विश्वनाथ है यहाँ पे। और बालाजी विश्वनाथ ने बसीन पर अधिकार करने के प्रयोजन से पुर्तगालियों के विरुद्ध अभियान किया था। देखिए पुर्तगालियों के विरुद्ध अभियान करने किया था बाजीराव प्रथम ने, ठीक, तो दोनों ही ठीक नहीं है। बाजीराव प्रथम ने पुर्तगालियों के विरुद्ध अभियान किया था और बसीन को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों द्वारा प्रथम हुगली में फैक्ट्री की स्थापना के समय फरमान जारी किया कि उसके अनुसार कंपनी को 3000 रुपए के नियत वार्षिक शुल्क भुगतान के बदले में व्यापार करने का अधिकार दिया जाएगा, ठीक। औरंगजेब, अजीम उस्सान, शाइस्ता खां और सूजा, तो ये शाइस्ता खां और सूजा, ओके 21 का डी, ठीक है। तो ये दिया था सूजा ने, किस समय दिया था? 1651 में। 1651 में जो सूजा थे, बंगाल के एक तरीके से गवर्नर थे, ये अपॉइंट किए गए थे, ठीक। सूजा। सो 23वां क्या कहता है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में चर्चा है, ठीक। ये क्या कहता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के संविधान को सुधारने का प्रयास किया गया, बिल्कुल ठीक है। और भारत में कंपनी के कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले गैर कानूनी तथा उत्पीड़क कार्यों के प्रतिकार का प्रयास किया गया। तो ये दोनों ही सही है, क्योंकि एक तरीके से कानूनी प्रक्रिया अंग्रेजों द्वारा जो कानूनी प्रक्रिया लाने का प्रयास किया गया था 1773 एक्ट के द्वारा, तो ये उनका अगर देखा जाए पहला ही प्रयास था, तो ये दोनों ही सही होंगे, सही होंगे। और जैसे बहुत सारे एक्ट आए थे, 1783 के बाद आया था, 1786 भी आया था, फिर देखने को मिलता है 1793 भी देखने को मिलता है, फिर भारत शासन अधिनियम देखने को मिलता है, चार्टर एक्ट देखने को मिलते हैं, 1813, 1833, 1858, ठीक। तो इस तरीके से बहुत सारे, और सभी में सुधारात्मक धीरे धीरे करके एक तरीके से कह सकते हैं कि एक संविधानिक प्रक्रिया का एक विकासिक क्रम था, आप इस तरीके से समझ सकते हैं। कोई बात नहीं, कल पता नहीं कैसे आ गए, वैसे भी बच्चे, आप देखिए आप ही लोग रहते हैं,
और आप ही लोग आ जाते हैं, मैं मेरे लिए यही सौभाग्य की बात है कि आप लोग आते हैं, ठीक। आप चाहे 2 हो, 3 हो, मेरे लिए तो मतलब वो 2-3 भी बहुत है। लेकिन आप लोगों का महत्व कम नहीं होगा, चाहे 500 आ जाएँ, 2000 आ जाए, ये चीज़ मुझे हमेशा याद रहेगी कि अभिनव मेरे साथ शुरू से ही जुड़े हुए हैं और ये शुरू से ही आते रहे हैं, शुरू से हमेशा रेगुलर आए, जब से मैंने क्लासेस स्टार्ट की हैं, शुरू से आए और अभी तक जुड़े हुए हैं और गीता जी लगातार पिछले कुछ समय से जुड़ी हुई हैं। बिट्टू गोल भी कुछ समय से जुड़े हुए हैं, काफ़ी बीच-बीच में इनको मैं देखता रहता हूँ, तो इनका भी बहुत-बहुत आभार है। कुछ लोग हैं जो देखिए, जब आदमी संघर्ष के स्तर पे होता है ना, जब आदमी प्रारंभिक संघर्ष के स्तर पे होता है और कुछ शुरू करने के स्तर पे होता है और कुछ नया करने के स्तर पे होता है, जब उस स्तर पे होता है तो उस स्तर में जिन लोगों का सहयोग मिलता है, मनुष्य को उन लोगों का सहयोग कभी नहीं भूलना चाहिए, चाहे वो डायरेक्टली मिले, इनडायरेक्टली मिले। तो आप लोगों से मुझे इनडायरेक्टली सहयोग मिल रहा है और डायरेक्टली भी मिल रहा है, तो मैं जब भी जीवन में अगर कुछ बन भी पाऊँ, तो भी मैं ये नहीं भूलूँगा आप लोगों को, ठीक है? और ये नेचर है, ह्यूमन नेचर भूलना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत से लोग, इनफैक्ट बहुत से लोग नहीं है, ह्यूमन नेचर है कि आदमी जब कुछ बन जाता है तो सबसे पहले उन्हीं लोगों को भूलता है, ठीक? ये ह्यूमन नेचर है। वही 10:30 बजे से क्लास 10:30 बजे से, क्योंकि 9 बजे वाली क्लास थोड़ा-सा लेट हो चलती है, तो इस चक्कर में टाइम 10:30 बजे रख दिया है। पूर्व मध्यकालीन भारत में ये देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, पहली बार मैं लेके आया हूँ इस क्वेश्चन को। पूर्व मध्यकालीन भारत में किस देश के शासक ने सोने एवं चांदी के बड़े पैमाने पर निकासी के कारण 1296 इसमें कानून बनाने पड़े थे? ठीक। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि सोने और चांदी का जो प्रवाह था भारत के अंदर उस दौरान बहुत हो गया था, जिसकी वजह से इस देश को अपने कानून बनाने पड़े। ठीक। जापान, चीन, फारस और मध्य एशिया, किस देश को कानून बनाना पड़ा था? तो ये दोस्तों था चीन। चीन को कानून बनाना पड़ा था ये। 25 क्या कहता है? 12वीं, ये भी बिल्कुल नया क्वेश्चन है, बिल्कुल नया क्वेश्चन है। ठीक। इसको भी ध्यान दीजिएगा। 12वीं शताब्दी के प्रसिद्ध गणितज्ञ भास्कराचार्य, ठीक है। देखिए कुछ गलतियां हुई हैं टाइप करने में, जो हमारे टाइपिस्ट हैं, तो मैं ये कह रहा हूँ यहीं पे सुधार करते चला जाऊंगा, उस चीज़ को ध्यान रखिएगा, क्योंकि मुझे समय नहीं मिला, काफ़ी लेट आए थे। 10:30 मतलब आधा घंटे से पढ़ा रहा हूँ, आधा घंटा हुआ है, ज़्यादा समय नहीं हुआ है। 12वीं शताब्दी के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे भास्कराचार्य। उन्होंने सिद्धांत शिरोमणि नामक एक उसकी जो गणित की बुक लिखी हुई है, प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की। इसके 4 भाग हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उस भाग में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन उस भाग में शामिल नहीं है? 4 में बीज गणित, ग्रह गणित, ज्यामिति, गोल, कौन सा शामिल नहीं है? बताइए दोस्तों, अगर आप लोगों को जानकारी हो तो। ये शामिल नहीं है ज्यामिति, ठीक है। इसमें शामिल कौन सी है? लीलावती, एक और है, एक और है लीलावती, लीलावती, ठीक है। बीज गणित, लीलावती, बीज गणित, ग्रह गणित और गोल। बिट्टू बी, बी सही नहीं है, बी सही नहीं है, 25 का बी सही नहीं है, ठीक। ग्रह गणित है, लीला गणित है, बीज गणित है और गोल, ये 4 हैं। गोल किससे, जो इसका अंतिम भाग है गोल, इस 25 का सी है। नहीं, हाँ 25 का सी आंसर सही है। ज्यामिति शामिल नहीं है, इसमें शामिल है गणित हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और ये एक हो गया। ये अंतिम भाग है, गोल अंतिम भाग है। और ये किस भाग, गणित के, गणित नहीं, ये खगोल, ठीक है। ये है, ये अंतिम जो भाग है ये खगोल विज्ञान से जुड़ा हुआ है, खगोल विज्ञान, गोल खगोल विज्ञान, इस चीज को ध्यान रखिएगा। जो अंतिम भाग है गोल, ये खगोल विज्ञान से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका आंसर होगा 3। मैंने इसलिए बता दिया चारों, ठीक है। 26 है, भारत के सुदूर दक्षिण में कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदियों के बीच के प्रदेश को क्या कहा जाता था? कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदियों के बीच के प्रदेश को क्या कहा जाता था? कन्नड़ हो गया, मलाबार हो गया, संगम हो गया, तमिलकर प्रदेश हो गया, ठीक है। तमिलकम होना चाहिए, कर लिखा हुआ है, तमिलकम प्रदेश, ठीक है। कौन सा है? कन्नड़, मलाबार, संगम और तमिलकम प्रदेश। अ, कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदियों के बीच के स्थान को क्या बोलते थे? तमिलकम प्रदेश। क्या बोला जाता था?
कितना संगम काल की बात हो रही है, भारत के एक तरीके से संगम काल की अगर हम लोग चर्चा करें तब। तमिलकम प्रदेश, ठीक। 27 है, संगम कालीन किस शासक को दक्षिण भारत में पत्नी या कणगी पूजा, पत्नी ऑनलाइन, ऑनलाइन केस से, ठीक। पत कर्णगी, ठीक है, कर्णगी पूजा, ठीक। की प्रथा प्रारंभ करवाने का श्रेय दिया जाता है, 25 का डी, 25 का डी। हाँ ठीक है। पेरू नेजेरल और पेरम पोरोई सेन गुट्टवन टा, ये गुट्टवन है, सेन गुट्टवन। कार्यकाल नेडुंजेलियर, ठीक है। कौन सा इसमें सही आंसर है? 25 का डी, 25 का डी, 26 का डी, 25 का डी, 26 का डी। और 27 का बताइए, 27 का डी। पत्नी पूजा और कन्नगी पूजा की प्रथा प्रारंभ कराने का श्रेय दिया जाता है सेन गुट्टवन को। किसको दिया जाता है? सेन गुट्टवन को दिया जाता है। इनको इसको लाल चेर भी बोला जाता है, सेन गुट्टवन को, ठीक। सेन गुट्टवन को ये श्रेय दिया जाता है पत्नी पूजा और कन्नगी पूजा का। 28 है, कथन दिए गए हैं, कथनों पे हमें चर्चा करनी है। ठीक है, जेबी कृपलानी ने कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद जनसंघ की स्थापना की थी, 28 27 का बी, ठीक। जेबी कृपलानी ने कांग्रेस छोड़ने के बाद जनसंघ की स्थापना की थी। देखिए, जनसंघ की स्थापना की थी 1951 में की थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, ना कि जेपी कृपलानी ने, तो ये तो गलत हो गया, ठीक। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नेहरू मंडल से, मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने के बाद किसान मजदूर प्रजा पार्टी की स्थापना की थी। और जो जेबी कृपलानी ने जब कांग्रेस छोड़ी थी तो उन्होंने क्या, किसान किसान मजदूर प्रजा पार्टी की स्थापना की थी। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कांग्रेस मंत्रिमंडल से त्याग दिया था तो उसकी स्थापना की थी जनसंघ की। तो इस हिसाब से दोनों गलत हो गए हैं, उल्टा कर दिया गया है। आगे चलते हैं। देखिए क्लास, अगर देखिए आप सभी लोगों से अनुरोध है, क्लास आप लोगों को अच्छी लग रही है, लेक्चर अच्छा लग रहा है, तो प्लीज दूसरे भाई बंधुओं को भी जोड़ने का प्रयास कीजिएगा, उनको भी लेक्चर शेयर कीजिएगा, अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लग रहा है। नहीं तो कोई कोई बात नहीं है। क्वेश्चन अगर अच्छे लग रहे हैं, कंटेंट अच्छा लग रहा है, कोई बाकी। चलिए, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया तथा उसके 1,20,000 से अधिक सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया था? ठीक है, गिरफ्तार कर लिया गया था। लॉर्ड रेडिंग, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड वेलिंगटन और लॉर्ड लिनलिथगो। किसके समय में 1,20,000 से अधिक जो कांग्रेसी थे उनको 29 का सी, ठीक है, 29 का सी बिल्कुल ठीक है, लॉर्ड वेलिंगटन। ठीक है, लॉर्ड वेलिंगटन ने ही कांग्रेस को क्या कर दिया था, इसको मतलब अवैधानिक घोषित कर दिया था, मतलब प्रतिबंध लगा दिया था। 29 का सी है, ठीक है, लॉर्ड बिट्टू 29 का सी है। करेक्ट कर लीजिएगा आंसर, 29 का सी। 30 क्या कहता है, मोहनजोदड़ो के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? गृह निर्माण तरासे व उपयुक्त पॉलिस्टर पत्थरों से होता था, ये ठीक नहीं है। कुल्हाड़ियाँ, छेनी, छुरियाँ व मछली पकड़ने के कांटे, यह सब लोहे के बने होते थे। लोहा का तो ज्ञान उस समय उनको था ही नहीं। और स्नानागार का फर्श पक्की हुई ईंटों का बना हुआ, ये बिल्कुल ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे ही नहीं, ये बिल्कुल ठीक। ठीक। 31, निम्नलिखित में से किसने कौटिल्य के अर्थशास्त्र की जो पांडुलिपि थी उसको खोजा और उसको रीराइट किया था या उसको अध्ययन किया है? ठीक। तो के ए एन शास्त्री, बी के थापत, आर शाम शास्त्री और जेम फर्गुसन। किसने किया था? 30 का सी, तो 31 का है सी, ठीक। 31 का भी सी है। 32, आप लोगों के आंसर बिल्कुल ठीक है, 31 का भी सी है, 32 का भी सी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? जैन दर्शन के सारभूत तत्व में वैपुल्य सूत्र का मतलब है, ठीक। जैन दर्शन के सारभूत तत्व और संस्कृत काव्यात्मक व्याख्याएं हैं, बुद्ध के विस्तृत उपदेश है, पाली भाषा में तर्क शास्त्र का प्रतिपादन है, ठीक है। तो ये वैपुल्य जो सूत्र है ये बुद्ध के विस्तृत उपदेश हैं, और वैपुल्य सूत्र के अंतर्गत ही बहुत सारी जो, जैसे कि ललित विस्तार वैपुल्य सूत्र के अंतर्गत ही आने वाली रचना है, ठीक। 33 क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसके राज्य के अंतर्गत खरपल्ल एवं वनस्पत
दो क्षत्रप शासन करते थे। किसके शासन के अंतर्गत? ये दो जो महाक्षत्रप थे शासन किया करते थे। कनिष्क के शासन काल में कटफिसस, कलुफड़ द्वितीय और होवेस्क किसके शासन काल में दोस्तों ये करते थे? ये करते थे कनिष्क के शासन काल में। यहाँ पे खरपल्लण जो महाक्षत्रप थे, ये महाक्षत्रप थे कहाँ पे? मथुरा में अपॉइंटेड थे। और दूसरे जो महाक्षत्रप थे वनस्फर, ये जो महाक्षत्रप थे कहाँ अपॉइंटेड थे? ये अपॉइंटेड थे बनारस में, यानी कि आज के वाराणसी में। ओके, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं 34 पे। निम्नलिखित में से कौन सी एक कृति व्याख्यात कवि राजशेखर द्वारा रचित है? ठीक है, व्याख्यात कवि राजशेखर द्वारा रचित है सेतुबंध, गौणवत, कर्पूर मंजरी और सप्तशतक। ठीक, देखिए राजशेखर द्वारा कर्पूर मंजरी है। देखिए राजशेखर क्या, महेंद्रपाल जो गुर्जर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल थे उसके उनके शासन काल में राज दरबारी कवि थे ये। और इन्होंने कई सारी जो ग्रंथों की रचना की, जैसे कर्पूर मंजरी हो गया, काव्य मीमांसा हो गया, विद्रसाल भंजिका हो गई, भुवन कोश हो गया, हर विलास हो गया। ठीक है, प्रियांश 34 का सी, हर विलास हो गया। ठीक है, और बाल रामायण हो गया। तो कई सारे ऐसे ग्रंथों की रचना की थी। इसके अलावा छोटा प्रयास, ठीक है, नमस्कार प्रयास, बहुत बढ़िया। आप लोग कैसे हैं आप? ठीक है, इसके अलावा इसमें छोटा सा पॉइंट एक आप लोग और नोट कर लीजिएगा, चीज को ध्यान रखिएगा। एक काव्य मीमांसा जो है, काव्य मीमांसा और एक प्लस विद्र साल भंजिका, ये जो दो बुकें हैं, ये जो दो बुकों का निर्माण किया था, ये जो कलचुरी शासक थे, कलचुरी एक शासक थे। ठीक है, कलचुरी कलचुरी शासक युवराज, कलचुरी शासक जो युवराज थे, उनके दरबार में भी कुछ समय तक रहे थे। कलचुरी शासक युवराज के भी दरबार में कुछ समय तक रहे थे। तो उनके दरबार में रहते हुए उन्होंने काव्य मीमांसा तथा विद्रसाल भंजिका का निर्माण किया था। ठीक है, क्लियर है आपको? देखिए कुछ जहाँ पे जरूरी है वहाँ चीजें बता दे, जो बहुत ही एक्सप्लोरिव सच चीज होती है वो जरूर बता देता हूँ आपको। 35 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किसी एक शासक ने प्रख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किया था? एलोरा के कैलाश मंदिर, जो एक पाषाण को काट को तैयार किया गया, निर्माण आरंभ किसने करवाया था? दंति वर्मन प्रथम, नंदी वर्मन तृतीय, कृष्ण प्रथम और श्रीमान श्रीवल्लभ। तो ये मित्रों करवाया था कृष्ण प्रथम ने। किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने। राष्ट्रकूट शासक थे कृष्ण प्रथम ने ये निर्माण करवाया था। 35 का सी, 35 का सी बिल्कुल सही जवाब है आप सभी लोगों का। बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है, इस हो सकता है इस बार भी आपको पीजीटी और टीजीटी या फिर दूसरे एग्जाम्स में देखने को मिल जाए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चितरंजन दास गैर सरकारी जलियांवाला बाग जांच कमेटी में शामिल थे। ये बिल्कुल ठीक है। जो गैर सरकारी जो थी वो मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में गठित की गई। तो उसमें जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अब्बास तैयब जी और सी आर दास, ठीक है, वो लोग उसमें शामिल थे। और सुभाष चंद्र बोस मोतीलाल नेहरू कमेटी के एक सदस्य थे, जो कांग्रेस द्वारा स्वतंत्र भारत के लिए संविधान तैयार करने के लिए नियुक्त की गई थी। देखिए यहाँ भी कुछ हिस्सा ठीक है। जो नेहरू कमेटी बनाई थी, जो नेहरू जो जब मोतीलाल नेहरू ने जो कमेटी बनाई थी, उस कमेटी में ये लोग शामिल थे। और जिसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें ये शामिल थे। लेकिन वो भारत का संविधान निर्माण करने के लिए नहीं बनाई गई थी। ठीक है, स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माण करने के लिए नहीं बनाई थी, स्वतंत्र भारत की बात हो रही। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा गलत हो जाता है। तो जवाब सिर्फ होगा एक, 36 का एक। छोटे छोटे जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं जो वही थोड़ा सा यहाँ पे उलझा देते हैं। प्रणय विषय पर आधारित रुद्र कन्ननार, ठीक है, रुद्र कलवार लिखा हुआ रुद्र कन्नार है यहाँ पे। ठीक है, की कृति जो है, ठीक है, परित पल्ले, ये पतित पल्ले है। ठीक है, पतित पल्ले, परित पल्ले नहीं, पतित पल्ले है। ठीक है, पतित पल्ले। जैसे संगम काल की जो टर्मोलॉजी बहुत टफ है, और यकीन माने बड़ी समस्याएं पैदा हो जाती है संगम काल की टर्मोलॉजी याद करने में। कि किस शासक ने इनसे जो रुद्र कन्नार थे, रुद्रन रुद्रन कन्नार,
कन्नार से प्रसन्न होकर 1,60,000 स्वर्ण मुद्राएं गिफ्ट स्वरूप दी थी, यानी उपहार स्वरूप दी थी। कारिकल ने, नेडियोन ने, सेनगुट्टवन ने, उदयनजेरल ने मुद्राएं, ठीक है, उपहार दी थी, उपहार में दी थी। किस शासक ने उनसे प्रसन्न होकर 1,37,000 का सी, ठीक है, 1,60,000 स्वर्ण मुद्राएं उन्होंने दी थी, प्रयास, ठीक है। चलिए इसका जवाब है कारिकल। किसने दिया था? कारिकल, चोल शासक थे, कारिकल होते चोल शासक थे। ये उस समय के जो प्रारंभिक चोल शासक थे, सबसे महानतम शासकों में गिनती होती कारिकल, और इनका मतलब होता है, कारिकल का अर्थ होता है जले हुए पैर वाला, ठीक। और इनको 7 सुरों का ज्ञाता भी बोला जाता है, 7 सुरों का या 7 सुरों का ज्ञाता, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। मध्यकालीन आज इस मतलब काफी सारी गलतियां हो गई हैं। मध्यकालीन इतिहासकार, ठीक है। ऐसा है ना, बहुत लेट पेपर भेजा था, समय नहीं मिला उस पर सुधार करने का, ठीक है। मध्यकालीन इतिहासकार जो रजिया के मलिक, जो रजिया के जो मलिक जमालुद्दीन याकूत को, याकूत के साथ प्रेम संबंध का आरोप लगाता है। जले हुए पैर वाला, बिल्कुल ठीक है, ठीक। मध्यकालीन जो इतिहासकार जो रजिया सुल्तान के मलिक याकूत के साथ, ऋतु कुशवाहा 38 का सी, ठीक। मलिक याकूत के साथ प्रेम संबंध की, आपका स्वागत है, ठीक है। प्रेम संबंध का आरोप लगाता है, ठीक है। तो ये कौन थे? ये इसामी है, ठीक है, इसामी लिखा हुआ है। इसामी हो गया, इब्न बतूता हो गया, मिन्हाजुद्दीन सिराज हो गया, और आमिर खुसरो हो गया, सिराज, ठीक। और आमिर खुसरो हो गया। कौन थे दोस्तों? ये थे इसामी। इसामी ने ये बात कही है। किसने कही है? इसामी ने, जो रजिया सुल्तान थे और उसके एक अमीर थे मलिक याकूत, जो अबसीनियाई थे, क्या थे? अबसीनियाई मुस्लिम थे। तो उन पे ये आरोप लगाया है कि इन दोनों के बीच प्रेम संबंध मिलते। पुरानी फिल्म है रजिया सुल्तान, उसमें भी कुछ इन्हीं से इंस्पायर्ड होकर मूवी लगता बना दी गई है, ठीक है। इसामी, ठीक है, इसामी ने ये आरोप लगाया रजिया सुल्तान के ऊपर। किस सुल्तान ने भारतीय मुसलमान दल के नेता रेहान, लिखा हुआ, ठीक है, रेहान, रेहान को वकील दर नियुक्त किया था? वकील दर, ठीक। किस सुल्तान ने भारतीय मुसलमानों के दल के नेता, भारतीय मुसलमानों के दल के नेता रेहान को अ, वकील दर नियुक्त किया था? और जिसको, क्या बहुत ज्यादा गलती कर दी आज, जिसको धर्मच्युत, शक्ति का अपहरणकर्ता, षड्यंत्रकारी आदि कहा गया है, ठीक है। धर्मच्युत, शक्ति का अपहरणकर्ता, षड्यंत्रकारी आदि नामों से विभूषित करने का प्रयास किया है अलाउद्दीन मसूद शाह, मुइजुद्दीन बहरम शाह, रजिया सुल्तान और नसरुद्दीन महमूद, ठीक है, रजिया सुल्तान। तो इसका सही जवाब दोस्तों होने वाला है नसरुद्दीन महमूद, ठीक है। देखिए, भारतीय मुसलमानों दल के रूप में जो रेहान थे, ये एकमात्र हिंदू से कन्वर्टेड मुस्लिम थे रेहान, जिन्होंने इतना बड़े पद तक ये पहुंचे थे रेहान। और कुछ समय तक मतलब वकील के पद, अधिकारियों की बात हो रही है। 39 का ए, 39 का डी, 39 का डी है, ठीक। 39 का, 39 का आप सभी को अनुरोध है, 39 का ए नहीं है, 39 का डी है। नसरुद्दीन महमूद के समय में नसरुद्दीन महमूद ने रेहान को वकील दर नियुक्त किया था। और इनका संघर्ष देखने को मिला था गयासुद्दीन बलबन। इन्होंने नसरुद्दीन महमूद को इतना अपने विश्वास में ले लिया था, तो इन्होंने बलबन को अपने राज दरबार से हटा के हांसी, किसी दूसरी हांसी जगह है वहां पे उनको अपॉइंट कर दिया था। हालांकि जो तुर्क अमीर थे, वो बहुत अधिक समय तक एक हिंदुस्तानी मुसलमान को बर्दाश्त नहीं कर पाए। बाद में इसके खिलाफ साजिश करके इसको हटवा दिया गया और फिर बाद में इसकी हत्या कर दी गई। इस चीज़ को ध्यान दिएगा। रेहान नया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। दोस्तों क्षमा चाहूँगा, गलतियाँ ज़्यादा हो गई क्योंकि क्वेश्चन पेपर लेट आया है, तो उसमें सुधार करवाने का मौका नहीं मिला है। तो यहीं पे सुधार करता हुआ जा रहा हूँ, ठीक है। 40 है अलाउद्दीन खिलजी के, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अलाउद्दीन खिलजी के राज्याभिषेक पर कौन लिखता है कि शहीद सुल्तान के कटे मस्तक से अभी रक्त टपक ही रहा था कि शाही चंदोबा अलाउद्दीन के सिर पर रखा गया और उसे सुल्तान घोषित किया गया? किस इतिहासकार ने
सल्तनत कालीन किस इतिहासकार ने ये वक्तव्य दिया है? जलालुद्दीन बर्नी ने कहा है, खुसरो ने कहा है, इसामी ने कहा है, अफीक ने कहा है। किसने ये बात कही है अलाउद्दीन खिलजी के सिंहासन पर बैठने के समय में? बताइए मित्रों, अगर आप में से किसी को भी प्राप्त 40 का डी, अफीकी। चलिए ठीक है। कोई और? तो ये बात कही है जियालुद्दीन बर्नी ने। ठीक, ये बात कही है जियालुद्दीन बर्नी ने। ठीक है, ये बात कही है, ये बात कही है बर्नी ने। अ, देखो गीता जी, आप बिल्कुल डिप्रेस ना हो। मैंने बताया है प्राचीन 6-7 लेक्चर्स में खत्म हो जाएगी। 2-3 लेक्चर हम लोग, 2 लेक्चर 3 लेक्चर हम लोग ले चुके हैं, और आगे वीकेंड पे एक लेक्चर 100 क्वेश्चनों का टॉपिक वाइज हम ले लेंगे। तो आपका प्राचीन भी साथ में खत्म होता रहेगा। ठीक, उसमें कुछ नए क्वेश्चन जोड़ दूंगा जो आपके लिए लाभकारी हो जाए। प्राचीन में कुछ कुछ जो और एक्स्ट्रा क्वेश्चन जोड़ दूंगा जिसमें आपको आनंद आएगा। ठीक, ये किसने कहा? बर्नी ने। ठीक, ये बर्नी का सेंटेंस है कहा हुआ। आगे चलते हैं। 41 है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान था जिसने खुम्स में हिस्सा नहीं लिया था? किसमें? जिसमें खुम्स क्या होता था? खुम्स क्या होता था? लूट का हिस्सा होता था, जिसमें सुल्तान लूट का हिस्सा लेता था। ठीक, गयासुद्दीन तुगलक, सिकंदर लोदी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। किसने खुम्स में अपना हिस्सा नहीं लिया था? डिनाई कर दिया था कि मुझे हिस्सा नहीं चाहिए। ठीक, तो ये किसने कहा किया था? तो 41 का है सिकंदर लोदी, बी। 41 का है बी, सिकंदर लोदी। देखिए, इसमें 12-13 क्वेश्चन बिल्कुल नए क्वेश्चन है, बिल्कुल कहीं नहीं मिलेंगे आपको, किसी भी एग्जाम में नहीं मिलेंगे। और अनर्गल 41 का भी अनर्गल क्वेश्चन नहीं है, अच्छे क्वेश्चन है, आपके एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सविनय अवज्ञा आंदोलन को आधिकारिक रूप से वापस कब ले लिया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन को आधिकारिक रूप से कब वापस ले लिया गया? 41 का भी बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक है। 1933, 1932 और 1934 और 90, अरे 32 दो, चल ठीक है, इन दोनों को हटा ही दो। 1933, 1934, तो ये हाँ 1934 में बम्बई अधिवेशन में, जो बम्बई अधिवेशन हुआ था, ठीक, कांग्रेस का, उसी अधिवेशन में उसको वापस लेने की आधिकारिक घोषणा की गई थी। हालांकि 1933 में ही इसको वापस लेने पे विचार कर लिया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 4 जनवरी 1932 को पुनः आरंभ किया गया था। गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। और गैर कानूनी कब, कांग्रेस को गैर कानूनी कब घोषित कर, गिरफ्तार कर कांग्रेस को गैर कानूनी कब घोषित कर दिया गया था? ठीक है, लॉर्ड वेलिंगटन उस समय थे, लॉर्ड वेलिंगटन उस समय थे, उन्होंने बहुत दमनकारी नीति का प्रयोग किया था। तो उस समय कांग्रेस को इन्होंने गैर कानूनी घोषित कर दिया था। कौन सी डेट थी? 4 जनवरी 1932, 5 जनवरी 1932, 3 जनवरी, 2 जनवरी। ठीक, तो ये बात कही थी उन्होंने 4 जनवरी 1932 को, 4 जनवरी 1932 को उन्होंने कांग्रेस पे प्रतिबंध लगा दिया था। इम्पोर्टेंट। ठीक, 31 अक्टूबर 1929 को लॉर्ड इरविन द्वारा जारी घोषणा पत्र, जिसमें 43 का बी, 43 का ए है। ठीक, 43 का ए है, ऋतु जी 43 का ए है। चलिए आगे चलते हैं। 31 अक्टूबर 1929 को लॉर्ड इरविन द्वारा जारी घोषणा पत्र, जिसमें भारत को डोमेनियन स्टेटस की बात हो रही है। डोमेनियन, ठीक है, डो डोमेनियन स्टेटस प्रदान करने की चर्चा है, को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, जहाँ पे लॉर्ड इरविन ने भारत को डोमेनियन स्टेटस देने की बात की थी, तो वो जो उन्होंने घोषणा की थी, उस जो घोषणा को किस नाम से जाना जाता है? अक्टूबर घोषणा पत्र, दीपावली घोषणा पत्र, भारत घोषणा पत्र और ब्रिटिश घोषणा पत्र। किस नाम से जाना जाता है? 43 का ए, 44 का बताइए, 44 का डी। चलिए ठीक है, अच्छा अच्छे आप लोग प्रयासरत हैं। इसका है दीपावली घोषणा पत्र, उसको दीपावली घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? दीपावली घोषणा पत्र के नाम पे जाना जाता है। ये जो क्वेश्चन बिल्कुल आपको बिल्कुल नए दिख रहे होंगे, ये कहीं किसी क्वेश्चंस में नहीं आए, किसी भी उसमें नहीं आए हैं, और बहुत अच्छे क्वेश्चन क्वेश्चन है। ठीक है, जिस तरीके से आयोग कुछ परिवर्तन करता चला जा रहा है, तो मुझे लगता है कि हो सकता है इनमें से कुछ एक क्वेश्चन आपको किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिल जाए। तो 44 का बी है दोस्तों, 44 का बी, प्लीज अपना आंसर करेक्ट करिएगा। मणिपुर में, मणिपुर में जिया तरंग आंदोलन की कमान जदोनांग, जदोनांग है, ठीक है, जदोनांग के बाद
के बाद उनकी चचेरी बहन, ठीक है? उनकी एक चचेरी बहन थी, रानी चचेरी बहन थी, गाइडिल्यू ने संभाली थी। उन्हें रानी की उपाधि किसने प्रदान की थी? रानी की उपाधि किसने प्रदान की थी, ये बताइए? रानी की उपाधि किसने प्रदान की थी? जिनको हम रानी गाइडिल्यू बोलते हैं, उनको रानी की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई थी? 45 का ए, बिल्कुल ठीक है, 45 का ए, जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें ये उपाधि प्रदान की थी। आप दोनों का आंसर बिल्कुल ठीक है। आगे है, अगस्त 1925 में कौन केंद्रीय विधानमंडल के अध्यक्ष चुने गए थे? सिंपल सा क्वेश्चन, आप लोगों को पता होगा। विठल भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू। तो ये था आंसर बिल्कुल विठल भाई पटेल, ठीक है। प्रशासनिक सुधारों पर विचार हेतु साइमन कमीशन की नियुक्ति कब की गई थी? प्रशासनिक सुधारों पर विचार हेतु साइमन कमीशन की नियुक्ति कब की गई थी? 46। तो ये की गई थी नवंबर 27 में, अक्टूबर 1927 में, सितंबर 1927 और दिसंबर 1927 में। कब की गई थी? 46 का ए, ठीक है। ये की गई थी नवंबर 27 में। कब की गई थी? नवंबर 27 में, ठीक है। आगे है 48, नवंबर 1923 में केंद्रीय विधानसभा एवं प्रांतीय विधान 47 का नवंबर है, 47 का ए हो, ठीक है। 47 का दोस्तों ए है, नवंबर 1927। 47 का ए है रितु जी, अभिनव। 47 का ए है गीता जी, 47 का ए है, बढ़िया, ठीक है। आगे चलते हैं। नवंबर 1923 में केंद्रीय विधानसभा में प्रांतीय विधान परिषदों के चुनाव में 101 केंद्रीय विधानसभा केंद्रीय की सीटों में स्वराज पार्टी ने कितनी सीटों पर जीत दर्ज की थी? कितनी सीटों पर विजय प्राप्त की थी? 48, 51, 42, 44। देखिए, ये सारे एग्जाम अनर्गल क्वेश्चन नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज से। और मुझे लगता है अगर आप लोग इन क्वेश्चनों पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, अगर लगातार इनको पढ़ते रहेंगे, तो आने वाले एग्जाम में मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये आ जाएंगे, मैं ये कह रहा हूँ संभावनाएं बन सकती हैं, इनमें से कोई एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, ठीक। ये तो 48 का, ठीक है। 48 का डी, 48 का है सी। 42 सीटें, 42 सीटें हैं। और मध्य प्रांत में इनको पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था, मध्य प्रांत में इनको पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था। इस चीज को ध्यान रखिएगा, कभी अगर पूछ ले तो मध्य प्रांत में इनको पूर्ण बहुमत मिला था। 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में संपन्न अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? अगेन न्यू क्वेश्चन, ठीक है। मोहम्मद अली, अबुल कलाम आजाद, हकीम अजमल खां और महात्मा गांधी। 48 का सी, ठीक। तो 49 का है 23 नवंबर 1919 में दिल्ली में संपन्न, ठीक है, दिल्ली में संपन्न अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता किसने की थी? 49 का सी, ठीक है। 49 का डी, महात्मा गांधी। किसने की थी? महात्मा गांधी। 49 का डी। रितु जी अपना आंसर ठीक कीजिएगा। 49 का डी दिमाग में रखिए, ये क्वेश्चन आप दिमाग में रखिए। मैं 100% कह रहा हूँ, कहीं ना कहीं हो सकता है आप जिसमें दे रही उसमें ना मिले, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में, अच्छे क्वेश्चन, अच्छे एग्जाम्स में ये जरूर क्वेश्चन कोई ना कोई इसमें से आएगा। गारंटी नहीं है, लेकिन मतलब जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, आयोग की कुछ मंशाएं चेंज होती जा रही हैं कुछ नए क्वेश्चन डालने की, तो उस हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। गारंटी तो कुछ भी नहीं है, जीवन की गारंटी नहीं है तो जी गांधी जी, ठीक, बिल्कुल ठीक है, गांधी जी थे। किस मराठा पेशवा को लड़ाकू के नाम से जाना जाता है और मस्तानी नामक एक मुस्लिम स्त्री से संबंध के कारण वो चर्चित रहे थे? ठीक। 50 का डी, बाजीराव प्रथम, बिल्कुल ठीक है, बाजीराव प्रथम, बाजीराव प्रथम। दो तीन शायद क्वेश्चन और होंगे थोड़े से, ये अगेन न्यू क्वेश्चन है, ठीक। संभाजी की विधवा यीशुबाई ने राजा राम की रक्षा करते हुए मराठा सेना के कमान स्वयं संभाली थी। किसके विश्वासघात के कारण मुगलों ने रायगढ़ के किले पर अधिकार कर लिया था? किसके विश्वासघात के कारण? अन्नाजी दात्रो, शांताजी घोरपड़े और धनाजी यादव और सूर्या जी पीसालीगा। किसने उनको दगा दे दिया था यूसुफबाई को? ये थे सूर्या पीसालीगा, डी, ठीक है। 51 का डी, सूर्या पीसालीगी, क्या नाम है यार, पीसालीगा, ठीक है। इन्होंने जो
मुगल्स थे, तो उनको भेद दे दिया था। 51 का बी नहीं है, 51 का डी है। 51 का डी। आगे चलते हैं 52। शायद एक दो क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन और होंगे। उम्मीद करता हूँ जितने, देखिए मुझे लगता है जितने भी नए क्वेश्चन होंगे, उम्मीद करता हूँ वो सभी के सभी नए क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और क्या ही कहें, अगर आप लोगों का सहयोग तो इतना मिल रहा है वही सफिशिएंट है मेरे लिए। ठीक है, मिला लेते हैं। ठीक, 1857 की क्रांति की चर्चा हुई है। नाना साहब सभी लोग जानते हैं, कानपुर में। नवाब हामिद अली खां दिल्ली में संचालन किया था। नवाब मौलवी अहमदुल्ला अवध में, मौलवी अहमदुल्ला अवध में, जिन्होंने जिहाद का नारा दिया था अंग्रेजों के खिलाफ। मनी दीवान राम। तीन चार तीन चार तीन चार, और एक का दो। ठीक है, सी। 52 का सी। 52 का सी। 52 का सी है बिट्टू। बिट्टू 52 का सी है। 1857 की क्रांति में सर स्वराज पार्टी ने कितनी सीट प्राप्त की थी? कंफ्यूजन है। 42, 42। स्वराज पार्टी ने टोटल 42 सीटें प्राप्त की थी। ठीक है। जो अंग्रेज जो रेजिडेंट थे, या अंग्रेज जो सिपह सालार थे, उन्होंने कहाँ कहाँ वो देखा था, तो देख लेते हैं। जेम्स आउटरम, ठीक। जॉन निकलसन दिल्ली, ठीक है। और ह्यूरोज झांसी, और कॉलिन कैंपबेल कानपुर, जेम्स आउटरम लखनऊ। ए का दो, ए का दो, बी का एक, सी का चार। ए का दो, बी का एक, सी का चार, डी का तीन। ठीक है, 53 का बी। चलिए, बिल्कुल ठीक। ठीक। 54 है। महाराणा रणजीत सिंह के बारे में चर्चा हुई। अमृतसर की संधि रणजीत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में 25 अप्रैल 1809 को हस्ताक्षरित हुई थी। बिल्कुल ठीक है। रणजीत सिंह अपने साम्राज्य का विस्तार कंपनी की मदद से करना चाहते थे। दोस्तों, ये ठीक है, ये गलत है, यानी कि ए सही है और आर गलत है। ठीक। उनकी ऐसी कोई मंशा नहीं थी कंपनी की सहायता से वो अपने साम्राज्य का विस्तार करें। आखिरी क्वेश्चन है, मे भी। निम्नलिखित शक्ति गुटों में से कौन से में ब्रिटिश विरोधी मोर्चा बना था 1780 में? जो मैसूर ने ब्रिटिश विरोधी मोर्चा बनाया था, मैसूर ने, हैदर अली। ठीक। अच्छा, हैदर अली जो कर्नाटका का जो मैसूर सल्तनत थी, ठीक। और उसमें हैदर अली, अगर देखा जाए, हैदर अली अगर पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अंग्रेजों को हिंदुस्तान से बाहर निकालने के लिए जंग लड़ी थी, प्रयास किया था, ना कि अपने स्टेट को बचाने के लिए। और उन्होंने इसलिए जो कई जो उस समय के जो राज्य थे वहां से उन्होंने गठबंधन किया। बाद में हालांकि अंग्रेजों ने तोड़ लिया था उसको, जिसका नतीजा मैसूर सल्तनत को बाद में भुगतना पड़ा। निजाम मैसूर बरार मारवाड़, निजाम बरार रोहिले मराठे, और मराठे मैसूर बरार निजाम। ठीक। और लास्ट में मैसूर मराठे रोहिले बरार। तो ये 55 का है सी। मराठे मैसूर बरार निजाम। बाद में मराठे और निजाम और बरार को इन्होंने मैसूर से अलग कर लिया था, जिसकी वजह से फाइनली मैसूर को शिकस्त देखनी पड़ी। अरे यार, एक और है क्या? अरे, बहादुर शाह प्रथम ने नहीं किया था। बहादुर शाह प्रथम ने ऐसा कौन सा काम था जो नहीं किया था? जजिया कर का खात्मा किया था, साहू की रिहाई की थी, राज दरबार में फिर से होली खेलने की शुरुआत की, तो सती प्रथा का समर्थन किया था। बहादुर शाह प्रथम। ठीक। ये थे सती प्रथा का इन्होंने समर्थन, सती प्रथा का इन्होंने समर्थन नहीं किया था। ठीक। तो दोस्तों, आज का जो लेक्चर होता है 55-56 क्वेश्चनों के साथ यही खत्म होता है। और सबसे पहले तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन था, और अभिनंदन है। और दूसरी चीज़, आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप लोग आज फिर आए और गर्मजोशी से इस कमेंट बॉक्स में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। ठीक। तो इसके लिए बहुत-बहुत आभार आप लोगों का। उम्मीद करता हूँ कि आज का जो लेक्चर है, आज के जो क्वेश्चन हैं, और जो क्वेश्चन का जो लेवल है, आपको पसंद आया होगा। जो नए क्वेश्चन एज़ ए डिफरेंशियल आपको दिए गए हैं, वो प्लीज़, थोड़ा-सा ये है कि अगर लेक्चर आपने बहुत ध्यान से अटेंड किया, तो उन जो नए क्वेश्चन हैं, उन पे थोड़ा-सा कभी अपने दिमाग से उतरने मत दीजिएगा, दिमाग में रखिएगा। ठीक है? उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर पसंद आया होगा। गीता जी, बिल्कुल परेशान मत होइए। मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ कि हर वीकेंड पे 1 लेक्चर। आज कितने स्टूडेंट
पता नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से 5-6 तो हैं ही हैं, जैसे आप हैं और अभिनव है और बिट्टू जी हैं और रितु जी हैं और एक प्रियांश प्रियांश जी आए थे, 5 या 6 को लोग आए थे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा, प्लीज़ दूसरों को शेयर करने का प्रयास कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दूसरों को सेंड कीजिएगा, दूसरों को शेयर कीजिएगा और पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़िए, अपनी स्टडी को ध्यान रखिए, जल्दी आप लोगों के पेपर होने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जो मेहनत कर रहे होंगे और उसका फल भी आप लोगों को जल्दी मिलेगा। बस छोटी-सी रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ जो वैकेंट अभी आ रही हैं, जो हैं आपके हाथ में, कोशिश कीजिए, ठीक है? कोशिश कीजिए आप उसी में सेलेक्ट हो जाएँ। अगली वैकेंट का आपको इंतज़ार ना करना पड़े, क्योंकि इंतज़ार की घड़ियाँ बहुत लंबी हो जाती हैं। और 2022 का फॉर्म पड़ा हुआ अभी तक पेपर नहीं करा पाए हैं। 2026 4 साल, ठीक है? 4 साल मतलब आप सोच समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति 4 साल में उसके जीवन में क्या कुछ बदल जाता होगा। सरकारों को इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? जो इफ़ेक्ट मेन पड़ता है वो हमारे और आपके ऊपर पड़ता है, हमारे लोगों के जीवन पे पड़ता है, परिवार पे पड़ता है और हमारी समाज की सहभागिता से पड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इसी में कहीं न कहीं सिलेक्शन पा लें। ज़ोर-शोर से तैयारी कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा और खुद को बनाए रखिए, टूटने मत दीजिएगा। ध्यान रखिए खुद का, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि टूटने मत दीजिएगा खुद को, हिम्मत को बनाए रखिए। लोग क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते हैं, लोगों का काम है कहना है। वो ज़ुबान उन लोगों की बंद नहीं रह सकती ना। अपने परिवार लोगों से संभलते नहीं हैं और दूसरे के परिवारों की तरफ झाँकना एक ह्यूमन टेंडेंसी है और यहाँ की ह्यूमन टेंडेंसी कुछ ज़्यादा ही है अपने हिंदुस्तान की। ठीक, तो पढ़ते रहिए और गीता जी हर वीकेंड पे एक लेक्चर 100 या क्वेश्चन का एंशिएंट हिस्ट्री से होगा, लेकिन आपकी डिमांड पे जो अभी अगला में मॉडर्न डायनेस्टी कराई जाएगी, उसमें कम से कम आपको कुछ अच्छे क्वेश्चन मैं डाल दूँगा ताकि आप उसमें थोड़ा-सा दिक्कत ना हो। तो आप एंशिएंट हिस्ट्री को लेके, लेकिन मेरा बस यही सजेशन है, खुद से बहुत है, मुझ पे डिपेंड बिल्कुल मत रहिएगा। मेरा प्रयास ये है कि मैं आपको प्रैक्टिस कराऊँ। आपका प्रयास है कि आपको अधिक से अधिक नॉलेज गेन करना है। ठीक है? वो आप किताबों से ही गेन कर सकती हैं, ठीक है? तो किताबों को अधिक से अधिक छान डालिए, अधिक से अधिक किताबों को पढ़ना है। वही आपको सलेक्शन दिला सकते हैं, मैं आपका सहयोग कर सकता हूँ बस उसमें, लेकिन सलेक्शन आपकी किताबें ही आपको दिलाएँगी। फ़ॉन्ट साइज़ बहुत छोटा रहता है क्या? चलिए मैं आपकी कह दूँगा फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा बड़ा कर दें, फ़ॉन्ट साइज़ काफ़ी, चलो अगले लेक्चर में फ़ॉन्ट साइज़ आपको थोड़ा-सा बड़ा मिलेगा, ठीक? कोई दिक्कत नहीं होगी देखने में, समझने में परेशानी दिक्कत नहीं होगी। चलिए चलते हैं, फिर से मुलाकात होगी, कल आपसे फिर मुलाकात होगी ठीक 9 बजे, फिर उसके बाद साढ़े 10 बजे। तो तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट और अगर आप कोई भी एएसओ के लिए, अगर एएसओ में एडमिशन के लिए कोई इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है, क्वेरी के लिए आप इस नंबर पे, सामने वाले दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आपको जो आपकी जो क्वेरी होगी, उसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आपको मिल जाएगी। एएसओ के रिगार्डिंग अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए एडमिशन के रिगार्डिंग, जल्दी से जल्दी जो लोग भी देख रहे हैं एओसो में एडमिशन लेना चाहते हैं, एओसो में एडमिशन ले लीजिए और जब वैकेंसी आएँगी तब आएँगी, लेकिन पढ़ते रहिए। इससे क्या है ना, बहुत मिनिमम कॉस्ट पे पढ़ते रहेंगे आप और ऐसा नहीं है कि आपका अगर कोर्स खत्म हो जाएगा तो आप क्लास में नहीं आ पाएँगे। क्लास में आप बने ही रहेंगे जब तक पेपर नहीं हो जाता है, ठीक? तो आप लोगों से अनुरोध है, जो लोग लेना चाहते हैं एएसओ में ज़रूर लीजिएगा। तो चलिए गुड नाइट, आप लोगों को 11:30 बज गया है। उम्मीद करता हूँ जिसको पढ़ना हो पढ़िएगा और जिसको सोना हो सो जाइए आराम से। ठीक, चलिए मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग मी। अगर टाइम करने वाले को दिखाना हो तो एक काम करो ना, ये जो सामने नंबर दिया हुआ है ना अभिनव, ये नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे जो है ना सेंड कर दो। ये जो नंबर दिया हुआ है, इसलिए ये ऑफिशियल नंबर है, ये नंबर हमेशा उठेगा, पर रात के 12 बजे मत करना बस। ठीक है? तो इस नंबर पे मुझे सेंड कर देना, इस नंबर पे सेंड कर देना और ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़ अगर जो आपको परफ़ेक्ट लगेगा वो बता दीजिएगा, फ़ॉन्ट साइज़ हम लोग वही रखेंगे ताकि किसी भी जो दूसरे बच्चे हैं उनको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। ठीक।
नंबर आपके सामने हो गीता जी, आपको भी वो अगर पेपर चाहिए होगा तो मैं वो पेपर आप यहाँ पे हाय लिख के भेजिएगा। वो पेपर मैं आपको भेज दूँगा 2021 का जो एंशिएंट हिस्ट्री का असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का पेपर हुआ है। बस आपका कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए और साथ में आपको ये पता चल जाएगा कैसा पेपर आता है, ठीक? उसमें बस 70 क्वेश्चन आपके जो आपके सब्जेक्ट के रिगार्डिंग होंगे, 30 क्वेश्चन जो जीएस के आते हैं वो नहीं होते हैं उसमें। ठीक ठीक है? चलिए, ओके गुड नाइट एवरीवन, शुभ रात्रि।